तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के बारे में, यानी कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम के बारे में। या आपके जो भी डाउट होंगे, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए हम स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ें, इसकी सैलरी क्या होती है और सैलरी के अलावा इसमें कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन सी अन्य जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो अब अगर हम बात करें इसके एग्जाम पैटर्न की कि फॉरेस्ट एग्जाम कैसे होता है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिविल सर्विस से भी ज़्यादा टफ है, लेकिन फॉरेस्ट एग्जाम के लिए काफ़ी आसान है। काफ़ी क्या, बहुत आसान है उसकी तुलना में। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो मेंस होता है, ये सारे क्राइटेरिया अगर आप पूरे करते हैं तो आप एमपीपीएससी की फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में अंतिम नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो इसके लिए आपको मार्केट में ज़्यादा भटकना नहीं है। ना तो उसके अलावा कुछ आपके लिए सॉल्यूशन है, ना तो मार्केट में कुछ उपलब्ध है, और ना उसके अलावा कुछ ज़रूरत है, यानी कि वो जितना आपको देंगे उतना पढ़ना है। जय हिंद सभी को। इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे काम की बात पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के बारे में, यानी कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम के बारे में। ये वही एग्जाम है जिससे रेंजर्स और एसीएफ की भर्ती होती है, और एसीएफ वही पोस्ट है जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में फॉरेस्ट एसडीओ के रूप में जानते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो एमपीपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम के बारे में आपकी जिस भी जानकारी की आवश्यकता होगी या आपके जो भी डाउट होंगे, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए पड़ती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए हम स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़ें, यानी कि जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, जो भी कंटेंट चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त करें। और इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे कि इसकी सैलरी क्या होती है, और सैलरी के अलावा इसमें कौन कौन सी सुविधाएं और कौन कौन सी अन्य जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के बारे में। सबसे पहले अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको साइंस या इंजीनियरिंग या किसी भी टेक्निकल फील्ड में ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है। अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट्स से विषय से है या कॉमर्स से है तो फिर आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और ग्रेजुएशन भी चाहिए साइंस, इंजीनियरिंग या फिर किसी भी और टेक्निकल फील्ड में। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या मैथ के स्टूडेंट हैं और आपका साइंस या मैथ से ग्रेजुएशन है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और आपकी एज होनी चाहिए कम से कम 21 वर्ष, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए लगती है। बस इतनी एलिजिबिलिटी के बाद आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की कि फॉरेस्ट एग्ज़ाम कैसे होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, उसके बाद एमपीपीएससी इसका इंटरव्यू लेती है, और इंटरव्यू के बाद जो इसमें फिजिकल भी होता है और मेडिकल भी होता है, और कुछ दौड़ वगैरह भी कराई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स की प्रीलिम्स कैसे होता है। तो जो स्टेट सर्विस का, यानी कि मध्य प्रदेश जो राज्य सेवा परीक्षा होती है जिससे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार ये बनते हैं, तो इसका प्रीलिम्स और उसका प्रीलिम्स कॉमन होता है। यानी कि जो स्टेट सर्विस का प्रीलिम्स होता है वही फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स के मामले में ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि सिविल सर्विस से भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसका कट ऑफ जो है वो जीएस के जो फर्स्ट पेपर है उसको, और जो सी सेट का सेकंड पेपर होता है, दोनों पेपर के मार्क्स को कंबाइन करके यानी कि जोड़ के इसका कट ऑफ बनाया जाता है। अब इसमें समस्या ये आती है कि इसमें वैकेंसी थोड़ी कम रहती हैं। जैसे सिविल सर्विसेज में वैकेंसी 200, 250, 500, 100 जितनी भी आती हैं, पर इसमें वैकेंसी 10, 20, 25 ऐसे आती हैं। तो इसका जो कट ऑफ है वो सिविल सर्विस से थोड़ा ज़्यादा जाता है, और जीएस 1 के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, यानी कि जीएस का पेपर और सी सेट का पेपर, दोनों के मार्क्स को मिला के इसका कट ऑफ बनाया जाता है। जैसे सिविल सर्विसेज में केवल जीएस के पेपर से कट ऑफ बनता है, और जो सी सेट होता है वो क्वालिफाइंग होता है। लेकिन फॉरेस्ट एग्जाम के लिए सी सेट प्लस जीएस दोनों से मार्क्स जोड़ते हैं। तो आपको लगभग, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो 200 में से 100 जीएस के क्वेश्चन और 100 सी सेट के क्वेश्चन, दोनों को मिला के आपके लगभग 170 यानी कि 170 क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए, तब आप ये इसका प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, लगभग जो अभी तक का ट्रेंड रहा है। तो अगर प्रीलिम्स की बात करें तो पहली बात कि प्रीलिम्स सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस दोनों का कॉमन होता है, एक ही होता है। लेकिन
फॉरेस्ट सर्विस में सी सेट के मार्क्स जोड़े जाते हैं और कट ऑफ सिविल सर्विस की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। इसलिए फॉरेस्ट सर्विस का प्री मुझे लगता है कि सिविल सर्विस से थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि मेंस की, तो मेंस सिविल सर्विस की तुलना में काफ़ी आसान है। प्रीलिम्स सिविल सर्विस की तुलना में काफ़ी कठिन है, लेकिन मेंस काफ़ी आसान है। काफ़ी क्या, बहुत आसान है उसकी तुलना में, क्योंकि सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक अंतर है दोनों में कि सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है मेंस का, वो रिटन होता है, यानी कि आपको 6 पेपर देने पड़ते हैं, खुद से आंसर लिखने पड़ते हैं। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस का मेंस है वो होता है ऑब्जेक्टिव। उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं 2 सेट में। सेट ए में 50 क्वेश्चन रहते हैं, सेट बी में 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो दोनों को मिला के एक ही दिन में एग्ज़ाम होता है और 150 क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेंस में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि फॉरेस्ट सर्विस का मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रीलिम्स थोड़ा टफ होता है सिविल सर्विस के कंपैरिजन में फॉरेस्ट सर्विस का, लेकिन मेंस सिविल सर्विस के कंपैरिजन में फॉरेस्ट सर्विस का थोड़ा आसान होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्टिव होता है। बस सरल सिलेबस वाइज या वैसे नहीं रहता है, सरल इस मामले में रहता है कि ऑब्जेक्टिव होता है। तो प्रीलिम्स कॉमन होता है सिविल सर्विस का और फॉरेस्ट सर्विस का, मेंस अलग होता है और मेंस ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद अगर आप मेंस एग्ज़ाम निकालते हैं तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए आपका फिर इंटरव्यू होता है, तो फिर इंटरव्यू भी अलग अलग होता है। सिविल सर्विस का इंटरव्यू 185 मार्क्स का होता है, लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस है इसका इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू और 450 मार्क्स का मेंस होता है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रीलिम्स कॉमन होता है, लेकिन सी सेट के मार्क्स फॉरेस्ट सर्विस के लिए जोड़े जाते हैं और कट ऑफ सिविल सर्विस की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, 150 क्वेश्चन का होता है और इसमें आपको हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा और 450 मार्क्स का मेंस होगा। इसके बाद 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने योग्य बात ये है कि जो मेंस होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि माइनस मार्किंग शामिल होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके आपको माइनस में नंबर जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा टफ इस मामले में हो जाता है कि प्रीलिम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो 3 बातें जो अभी तक मैंने आपको बताई, प्रीलिम्स कॉमन होता है, फॉरेस्ट के प्रीलिम्स में सी सेट के मार्क्स जुड़ते हैं और सिविल वाले में नहीं जुड़ते हैं। मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, 150 क्वेश्चन का होता है और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। 450 मार्क्स का मेंस होता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है, सिविल सर्विस का 185 मार्क्स का होता है। तो ये तो हो गया प्री, मेंस और इंटरव्यू। अब इसके बाद जब एमपीपीएससी अपना रिजल्ट दे देती है, फाइनल रिजल्ट, उसके बाद सरकार के द्वारा या शासन के द्वारा, जो वन विभाग है उसके द्वारा आपका फिजिकल और मेडिकल करवाया जाता है। तो फिजिकल के लिए जो ओबीसी और अनरिजर्व और एससी कैटेगरी है, इसके लिए जो पुरुष वर्ग है यानी मेल जो है, मेल कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 163 सेंटीमीटर, 163 सेंटीमीटर, और महिला कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर। ये ओबीसी के लिए, अनरिजर्व के लिए और एससी के लिए सेम रहती है, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ी छूट रहती है। मेल कैंडिडेट एसटी कैटेगरी का 152 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट 145 सेंटीमीटर। तो जो बाकी यूनिफॉर्म वाले एग्ज़ाम रहते हैं या जो भी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसमें ये हाइट वगैरह मांगते हैं, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें कम होता है। मेल एससी ओबीसी अनरिजर्व 163, फीमेल 150, एसटी कैटेगरी मेल 152 और फीमेल 145। इसके अलावा और मेल के लिए 79 जो हमारे सीने का माप होता है और फुला के 84 सेंटीमीटर। इसके अलावा 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर की पैदल चाल करवाई जाती है। 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ता है, ये इसका फिजिकल हो जाता है। इसके बाद जो भी आपका नज़दीकी मेडिकल कॉलेज होता है संभागीय स्तर पर, तो इसका मेडिकल कराया जाता है। तो प्रोसेस शुरुआत से प्रीलिम्स कॉमन होता है, मेंस अलग होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। उसके बाद हाइट चाहिए
चेस्ट चाहिए, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ये सारे क्राइटेरिया अगर आप पूरे करते हैं तो आप MPPSC की फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में अंतिम नियुक्ति के लिए पात्र हो जाते हैं। इस प्रकार उसके बाद शासन द्वारा आपकी नियुक्ति कर दी जाती है। अब अगर हम बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, प्रीलिम्स कॉमन होता है, यानी कि GS का पेपर और CSET का पेपर दोनों सिविल सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस के लिए कॉमन होते हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस वही है जो सिविल सर्विस वाला है। मेंस के सिलेबस में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में MP, करंट और कंप्यूटर पूछा जाता है 50 नंबर का, और 100 नंबर का पार्ट बी में अलग से पूछा जाता है। तो पार्ट बी में आपकी 4 यूनिट होती हैं फॉरेस्ट्री की, जो स्पेशल फॉरेस्ट से रिलेटेड होती हैं। इसके अलावा 4 आपकी फॉरेस्ट से रिलेटेड हो गई। इसके अलावा 5वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर आपकी बायोलॉजी और फिर मैथ, और एक होता है एनवायरनमेंट। तो 5 ये हो गई। तो और एक होती है ट्राइब्स यानी जनजाति, तो 6 ये हो गई। तो 6 और 4 फॉरेस्ट्री की तो 10, और 5 जो स्टार्टिंग में पार्ट ए में रहेंगी। तो 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए में आपकी 3 यूनिट MP की रहेंगी, फिर कंप्यूटर रहेगा, फिर करंट रहेगा। तो पार्ट ए में 50 नंबर का आपका ये हो गया, और पार्ट बी में 4 यूनिट आपकी फॉरेस्ट्री की रहेंगी, तो 50 नंबर वहाँ से, और 4 यूनिट यहाँ से यानी 5 वहाँ से और 4 यहाँ से यानी 9। 10वीं यूनिट फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर मैथ, फिर एनवायरनमेंट और ट्राइब्स। ऐसे कुल मिला के 15 यूनिट रहती हैं, और 150 क्वेश्चन आते हैं, और 450 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये ऐसा इसका सिलेबस बटा हुआ है, यानी कि मेंस में MP भी आती है, कंप्यूटर आता है, करंट आता है, 4 फॉरेस्ट्री की आती हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ आती है, बायोलॉजी आती है, ट्राइब्स आती हैं, और एनवायरनमेंट आता है। तो इसका सिलेबस हो गया। और इसके सिलेबस को अगर आपको वैसे PDF के रूप में चाहिए हो तो MPPSC की साइट पर आपको मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे दूंगा, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, उसके बाद इसका सिलेबस क्या है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके लिए पढ़ें कहाँ से। अगर मान लो आप एलिजिबल हैं, आपकी साइंस या टेक्निकल फील्ड से ग्रेजुएशन भी है, आपकी हाइट भी है, और आप इसका फॉर्म भर दिए हैं या भरने वाले हैं, तो पढ़ें कहाँ से। तो देखिए, प्रीलिम्स का तो वही है, कॉमन है, इसलिए प्रीलिम्स आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं कि प्रीलिम्स के सोर्स क्या होंगे, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस के लिए जो पार्ट ये है, यानी कि MP, करंट और कंप्यूटर, वो आपको वहीं से कवर करना है जहाँ से कि आपने प्रीलिम्स के लिए किया था। अब अगर मेंस की बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी के लिए जो फॉरेस्ट्री और साइंस वाला आपका सब्जेक्ट है, इसके लिए 1 एंड ओनली सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको मार्केट में ज़्यादा भटकना नहीं है, ना तो उसके अलावा कुछ आपके लिए सॉल्यूशन है, ना तो मार्केट में कुछ उपलब्ध है, और ना उसके अलावा कुछ ज़रूरत है, यानी कि वो जितना आपको देंगे उतना पढ़ना है। तो फॉरेस्ट्री के लिए या फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए मेंस के लिए पार्ट बी के लिए जो 1 एंड ओनली सॉल्यूशन है वो है हॉर्नबिल इंस्टीट्यूट के नोट्स। यानी कि हॉर्नबिल इंस्टीट्यूट आपको जो पढ़ाएगी, जितने नोट्स देगी, बस उतना आपके लिए सफिशिएंट भी है, और उसके अलावा मुझे लगता है कि मार्केट में कहीं उपलब्ध भी नहीं है। तो जैसे अगर ब्रीफ में बात करें तो प्रीलिम्स के लिए वही सोर्स हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, और मेंस के पार्ट ए के लिए वही सोर्स जो प्री में पढ़े थे, और मेंस के पार्ट बी के लिए एकमात्र कोचिंग है हॉर्नबिल इंस्टीट्यूट, उसके नोट्स आप पढ़ सकते हैं, और वो सफिशिएंट भी हैं। एनवायरनमेंट के लिए आप एक परीक्षा वाणी की किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, और मैथ नॉर्मल आती है तो आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए। इसके अलावा जो ट्राइब वाली बुक है, अब चूँकि ट्राइब इसमें मेंस में आ रही है और नेगेटिव मार्किंग भी है, थोड़ी डीप में पढ़नी पड़ सकती है। इसके लिए आप निर्माण IAS की बुक ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत विस्तृत दी हुई है और शानदार दी हुई है। तो अगर आप निर्माण की बुक से ट्राइब कंप्लीट करते हैं, परीक्षा वाणी से आप अगर एनवायरनमेंट कंप्लीट करते हैं, तो बाकी आपका फॉरेस्ट और साइंस वाला पोर्शन हॉर्नबिल इंस्टीट्यूट के नोट्स से हो जाएगा, और पार्ट ए आपका प्री से हो जाएगा। तो अगर फिर से हम शॉर्ट में थोड़ा सा बात करें, प्रीलिम्स वहीं से पढ़ना है जहाँ से मैंने आपको पहले बताया था, और मेंस में पार्ट ए वहीं से जहाँ प्रीलिम्स में पढ़ा है, और पार्ट बी में फॉरेस्ट्री और साइंस हॉर्नबिल इंस्टीट्यूट के नोट्स से। ट्राइब के लिए आप निर्माण IAS की बुक ले सकते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए परीक्षा वाणी सफिशिएंट है। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं क्वालिफिकेशन की
इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, इसकी सिलेबस की, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका कंटेंट कहाँ से पढ़ें। अब अंत में हम जहाँ की बात करते हैं जिसके लिए ये सारा तामझाम होता है कि इसमें सैलरी कितनी मिलती है, काम क्या रहता है, और सैलरी के अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो देखिए, ये वाला पोर्शन सुनने से पहले आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी सर्विस में, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में, किसी भी सरकारी सेवा में आपको जो भी सैलरी मिलती है, जो भी आपको सुविधाएं मिलती हैं, जो भी आपको अन्य लाभ मिलते हैं, ये आपको नहीं मिल रहे हैं। सरकारी सेवा में आपके लिए कोई लाभ, कोई सैलरी नहीं होती है। सरकारी सेवा में आप जिस पद पर होते हैं, सारी सुविधाएं, सारे लाभ उस पद के होते हैं। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए आप। ये नहीं सोचना है कि गाड़ी आपको मिल रही है, कि कोई गार्ड है तो वो आपको मिल रहा है, नहीं, ये आपकी पोस्ट को मिल रहे हैं। तो जब तक आप पद पे हैं तब तक कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो जो SDO फॉरेस्ट होता है, यानी कि जो ACF होता है, वो डिप्टी कलेक्टर और DSP की तरह ही 5400 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, और इसका जो वेतनमान है वो 56,100 से 1,77,500 तक होता है। इसके अलावा जो भी सभी सर्विस में मिलता है कि DA आपको मिलता है, DNS अलाउंस मिलता है, इसके अलावा HRA मिलता है। इसके अलावा अगर आप SDO की या SDO चार्ज पर हैं तो आपको गाड़ी मिलेगी। इसके अलावा आपको रहने के लिए घर मिलेगा। हाँ, घर अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। अगर आपको अलाउंस नहीं मिलता है तो आपको घर मिलेगा। एक कोई चीज़ आपको मिलेगी, तो आपको ACF के रूप में या SDO के रूप में आपको गाड़ी मिलेगी, आपको एक घर मिलेगा। इसके अलावा आपको ड्राइवर मिलेगा और घर पे काम करने वाले लोग मिलेंगे। और अगर आप कहीं प्रोटोकॉल में जा रहे हैं या किसी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं तो आप गार्ड को साथ में ले जा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसमें आवश्यकता नहीं है तो आप नहीं ले जा सकते हैं। सबसे मेन बात जो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि ये कोई भी चीज़ आपके निजी उपयोग के लिए नहीं मिलती है, ना आपको निजी रूप से मिलती है, ये आपके पद को मिलती है। तो जब तक आप पद पे हैं तब तक आपके साथ रहेंगी। तो गाड़ी, घर, ड्राइवर और काम करने वाले, ये आपको मिलेंगे, लेकिन कब तक? जब तक कि आप पद पर हैं, तो ये सब आपके पद को मिलेंगे। तो इस वीडियो में लगभग हम MPPSC फॉरेस्ट एग्जाम यानी कि मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा परीक्षा के बारे में, इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर चुके हैं, इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर चुके हैं, इसके सिलेबस की बात कर चुके हैं, इसके अलावा पढ़ना कहाँ से है वो बात कर चुके हैं, और सैलरी और इसके अलावा जो भी सुविधाएं मिलती हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। मैंने आराम से सारी चीज़ों के बारे में समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो चुके होंगे। मगर इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके जो भी कमेंट है आपके नाम के साथ आपका डाउट का सॉल्यूशन बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद आपके लगभग सारे डाउट समाप्त हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में जल्द मिलते हैं। जय हिंद।